गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका अगला चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें जो है डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। जैसा कि कक्षा 11 में आप लोगों ने यस ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ा। यस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं और पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ा। पी ब्लॉक में वैसे तो 6 वर्ग हैं, लेकिन कक्षा 11 में 2 वर्ग पढ़े थे, वर्ग 13 और 14। और इसमें जो है अब आपको पढ़ना डी और एफ ब्लॉक के तत्व, क्योंकि जो पी ब्लॉक के जो 4 वर्ग कक्षा 12 में दिए थे वो कोर्स से आपके हट चुके हैं। आपको पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें देखेंगे कि जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि यह जो ब्लॉक बनाए गए हैं यह उपकोषों के आधार पर बनाए गए हैं। जब हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसमें देखेंगे कि जिस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उससे संबंधित ब्लॉक में उतने ही वर्ग बनेंगे। जैसे यस ब्लॉक में बताया गया कि यस ब्लॉक जो है यस उपकोष से संबंधित है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वर्ग बने, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 जिसे कहते थे फर्स्ट ए व वर्ग 2 जिसे कहते हैं सेकंड ए। ये यस ब्लॉक के तत्व थे, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और पी ब्लॉक में तो पी ब्लॉक जो है पी उपकोष से संबंधित है। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 वर्ग हैं। वर्ग 13 जिसे कहते हैं थर्ड ए, 14 फोर्थ ए, 15 फिफ्थ ए, 16 सिक्स्थ ए, 17 सेवंथ ए और 18 इसे कहते हैं शून्य समूह के तत्व। तो ये जो है 6 वर्ग पी ब्लॉक के थे, वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कुल कितने 1 2 3 4 5 6। इसको जो है वर्ग 13 और 14 को आप लोगों ने कक्षा 11 पढ़ लिया। ये जो 12 में 15 से लेकर के 18 तक दिए थे आपके कोर्स से हट चुके हैं। आपको पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। फिलहाल इससे संबंधित जो चीजें मिलेंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको भी साथ में बताते चलेंगे। तो देखिए डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें जो है पहले हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व। इसमें डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे? जैसे यस ब्लॉक को परिभाषित किया गया कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के यस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और यस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 का विन्यास करते हैं बाह्यतम का सामान्य विन्यास NS1 तथा दूसरे का करते हैं तो NS2 मिलता है। ये बाह्यतम कोश का सामान्य विन्यास। और पी ब्लॉक को परिभाषित किया गया कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक में 6 वर्ग 13 से लेकर के 18 तक, इसका सामान्य विन्यास NS2 यानी P1। बाह्यतम कोश का सामान्य विन्यास यही होता है, यानी 3 से लेकर के आगे जो है 8 इलेक्ट्रॉन तक मिलते हैं। यह जैसे यानी P1 13 का कर दिए, 14 का करेंगे NS2 यानी P2, 15 का NS2 यानी P3, 16 का NS2 यानी P4, 17 का NS2 यानी P5 और 18 का NS2 यानी P6 तक ही मिलता है। ये हो गया। अब अगर डी ब्लॉक को परिभाषित करना है तो डी ब्लॉक में यह देखा गया कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम में नहीं बल्कि बाह्यतम से पहले वाले, और बाह्यतम से पहले वाले कोश को हम कहते हैं N-1। बाह्यतम हमारा N होता है और बाह्यतम से पहले वाला होगा N-1। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर
अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले, जैसे बाह्यतम हमारा n है तो बाह्यतम से पहले वाले किसमें n-1 में वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले वाले कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये हो गया डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा। अब इसमें देखेंगे कि कितने वर्ग बनते हैं। तो जैसे अभी हम बताए कि जिस उपकोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे संबंधित ब्लॉक में उतने वर्ग बनेंगे। जैसे डी उपकोश में हम जानते हैं कि 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक और प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10 है। इसका मतलब यह है कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे, 10 वर्ग बनेंगे। आपने देखा यस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 के तत्व और पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक, बीच में जो 3 से लेकर के 12 तक बच रहे हैं वही आपके हैं डी ब्लॉक के तत्व। देखिए कौन से, वर्ग 3 को कहते हैं थर्ड बी, 4 इसे कहते हैं फोर्थ बी, 5 कहते हैं फिफ्थ बी, 6 इसे कहते हैं सिक्स्थ बी, 7 इसे कहते हैं सेवंथ बी, इसके बाद 8 को ए और बी में नहीं बांटा गया था तो 8वां ही होगा 8 और 9वां भी होगा 8 क्योंकि 8वें में 3 कॉलम थे, 8 और 10वां भी 8 और इसके बाद 11वां आपका फर्स्ट बी और इसके बाद 12 है आपका सेकंड बी। तो इस प्रकार से कुल इसमें 10 वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें जो है इस ब्लॉक में वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व शामिल हैं। इन्हें जो है देखेंगे कि संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसमें जो है सभी तत्व धातुएं हैं, सभी तत्व धातुएं हैं और इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, अर्थात इन्हें हम संक्रमण धातु भी कहते हैं। संक्रमण धातु कहने का मतलब यह है कि संक्रमण धातु क्यों कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो संक्रमण तत्व जो है क्यों कहेंगे कि इनके गुण जो होते हैं यस और पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं। देखिए कि जैसे अगर देखा जाए कि ये तत्व जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते। परिवर्ती का मतलब एक से अधिक संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये प्रायः इनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं, ये रंगीन घनायन बनाते हैं और साथ साथ देखेंगे कि जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये सब जो लक्षण हैं इसी के कारण ये संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि इनके गुण यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती हैं। जैसे यस ब्लॉक के तत्व इधर हो गए वर्ग 1 और वर्ग 2 और इधर जो है 13 से लेकर के 18 तक ये जो है आपका ये पी ब्लॉक हो गया। अब इसमें देखेंगे कि अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, तो इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी यस ब्लॉक के तत्वों से कम और पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होगी। आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं, आयनन एंथैल्पी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, तो यहाँ पर भी इसकी आयनन एंथैल्पी यस ब्लॉक के तत्वों से अधिक और पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता भी यस ब्लॉक के तत्वों से कम, यस ब्लॉक के तत्वों से अधिक तथा पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इनके गुण जो है यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। परंतु ये चीज ध्यान रखेंगे कि जिंक, कैडमियम तथा मरकरी ये जो है संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है पारमाणविक तथा आयनिक अवस्था में अपूर्ण उपकोष नहीं पाए जाते हैं। जहां अपूर्ण उपकोष पाए जाएंगे, प्राय इसमें अपूर्ण उपकोष पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम जिंक की बात करते हैं, जिंक का परमाणु क्रमांक होता 30, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d10 4s2। देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें हम देखें कहीं पर भी कोई उपकोष अपूर्ण नहीं है, सब भरे हुए हैं। यस में 2 है, यस में 2 है, पी में 6 है, यस में 2, पी में 6, डी में 10 और यस में 2। अगर हम आयनिक अवस्था की बात करते हैं तो जिंक जो है Zn2+ आयन बनाता है। तो जब Zn2+ आयन बनाएगा तो बाह्यतम कोष के यस उपकोष से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यस 0 हो जाता है। अब भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी उपकोष अपूर्ण नहीं है, अर्थात इसमें जो है जिंक, कैडमियम तथा मरकरी ये ऐसे तत्व हैं, इनमें जो है कोई भी उपकोष अपूर्ण नहीं होता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। इसमें डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें देखेंगे कि जैसे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष यानी n वाले से, बाह्यतम से पहले n-1 के डी उपकोष में प्रवेश करता है, ये जो है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इनका सामान्य विन्यास हम देखेंगे कि इनका सामान्य विन्यास n-1 के डी उपकोष में प्रवेश करता है। डी में प्रवेश तभी करेगा जब S2 P6 और D1 से कहां तक 10 तक, D1 से D10 तक, और बाह्यतम विन्यास ये होगा n-2। तो देखिए यानी हम कह सकते हैं कि बाह्यतम से पहले वाले कोष में 9 से लेकर के 18 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। कितने? 9 से 18, 2 6 2 8 1, अगर D1 होगा तो 9 होगा, D2 10, D3 11, D4 12, D5 13। इस प्रकार जब D10 होगा तो 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष से पहले वाले कोष में 9 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाह्यतम में प्रायः होता है n-2 होता है। अब इसमें देखेंगे कि n-2 ये सब में नहीं होगा, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें n-1 होता है। तो देखें कौन जो है अपवाद है, जैसे प्रायः विन्यास तो यही होता है, या हम कह सकते हैं कि इस n-s में 1 होगा या 2 होगा, 1 होगा या 2 होगा। तो देखेंगे अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद इसमें देखिए होंगे परमाणु क्रमांक 24, 29, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 78, 79 व 111। ये जो है अपवाद है, इसके अतिरिक्त आपको कोई अपवाद नहीं मिलेगा। ये ऐसे तत्व हैं जैसे परमाणु पर 24, 29, 41, 42, 44, 45, 47, 46 में 46, 47, 78, 79 व 111 वाले ऐसे तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोष में n-1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाह्यतम कोष की यस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन इसमें कूद करके चला आता है, इसलिए इसका जो है विन्यास n-1 मिलता है। और ये जो 46 वाला है इसको गोला कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है बाह्यतम कोष से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उससे पहले वाले कोष के डी उपकोष में चले जाते हैं। 46 पर है आपका पैलेडियम, तो पैलेडियम में दोनों इलेक्ट्रॉन कूद करके चले जाते हैं, इसलिए इसका जो है बाह्यतम में होता है n-0। इसलिए इसको गोला कर दिए क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें कूद करके चले आते हैं। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, कहीं कहीं पर किसी किताब में मिल सकता है परमाणु क्रमांक 43 पर है आपका जो है ये तत्व जो टेक्नीशियम ये जो है ये अपवाद की श्रेणी में रखा गया, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है कि इसमें n-1 होगा या n-2 होगा, इसलिए जो है यहां पर ये n-2 ही माना जाएगा। क्यों n-2 माना जाएगा? इसका रीजन है, और उसका रीजन हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और एक तत्व है टंगस्टन में भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन यह दोनों पूरी तरह से अभी जो है सत्यापित नहीं है कि इसमें n-2 होगा या n-1 होगा, लेकिन तर्क संगत यह माना गया है कि इसका जो है n-2 ही होना चाहिए, और n-2 माना जाता है।
तो इसलिए अगर कहीं पर किसी किताब में मिलता तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो इसके जो मुख्य अपवाद यही है, परमात्मक 24, 29, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 78, 79, 111 यही अपवाद है। इसके अतिरिक्त सबके बाह्यतम कोश का सामान्य विन्यास n-1, s2, p6, d1 से 10 तक और ns2 होता है। इन्हीं सब में केवल ns1 होगा, 46 पर ns0 होगा, बाकी सब सेम है। बाकी अब अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बताया जाएगा।